नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है अपने उत्तराखंड में। रुक करते हैं खबरों का। सिक्किम में सेना की गाड़ी खाई में गिरने से 4 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। हादसा गंगटोक नाथुला मार्ग पर हुआ। इन सैन्य कर्मियों में 2 शहीद रामनगर और रानीखेत के बताए जा रहे हैं। सैन्य कर्मियों की शहादत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी संवेदना और दुख जाहिर किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सिक्किम में दुर्घटनाग्रस्त हुए सेना के ट्रक में कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों के घायल होने के साथ ही 3 जवानों के दिवंगत होने की खबर अत्यंत दुखद है। भगवान से पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने और घायलों को जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। सिक्किम में सेना की गाड़ी खाई में गिरने से 4 सैन्यकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हैं। खबरें हैं कि ये सभी कुमाऊं रेजिमेंट के सैन्यकर्मी थे। इनमें से एक रामनगर और दूसरा रानीखेत का बताया जा रहा है। उत्तराखंड के देहरादून को एक बड़ी सौगात मिली है। औद्योगिक विकास एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को राजेंद्र नगर गली के गली नंबर 10 में पेयजल समस्या के समाधान के लिए 144 लाख रुपए की लागत से नलकूप का शिलान्यास किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि स्वच्छ पेयजल हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इस नलकूप को 250 मीटर की गहराई तक बोर किया जाएगा। लगभग 1000 से 1500 एलपीएस पानी यहां से निकलने की उम्मीद की जा रही है। यह काम आगामी 45 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मसूरी क्षेत्र में 700 करोड़ रुपए की लागत से टनल निर्माण, 144 करोड़ की लागत से मसूरी के लिए यमुना नदी से पेयजल योजना, 400 करोड़ की लागत से मसूरी देहरादून रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरीके से लगभग 90 करोड़ की लागत से सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। जीवन में जल की एक अहम महत्ता है। एक बार आदमी बिना बिजली के रह सकता है, बिना सड़क के रह सकता है, लेकिन बिना पानी के व्यक्ति रह नहीं सकता। हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या थी। पूर्व में भी एक ट्यूबवेल हमने यहाँ पर लगाया। आज 144 करोड़ की लागत से एक ट्यूबवेल का शिलान्यास हमने यहाँ पर किया है और मुझे अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि इसके लगने के बाद जो हमारा अनुमान है कि 1000 एटीएम पानी इसमें मिलेगा और 1.5 महीने के बाद इस क्षेत्र में पानी की कोई समस्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस नारे को लेकर काम कर रही है। इस क्षेत्र की जनता ने हम पर विश्वास जताकर हमें लगातार विजयी बनाया है, तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि सदैव उनके बीच में रहूं, उनकी समस्याओं का समाधान करूं। अभी हमने 133 करोड़ की लागत से यहाँ की सड़कें स्वीकृत करनी है। 20 लाख की लागत से एमडीडी की सड़कें हमने यहाँ पर स्वीकृत की है। अभी एक एमडीडी पार्क में जिम लगाने की बात कही है, मैंने यहीं से अधिकारियों से बात कर ली है। शीघ्र ही जिम पर यहाँ पर लगा दिया जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले लगातार सियासी मौसम उत्तराखंड में बदलता नजर आ रहा है, जहां पर एक तरफ नेता प्रतिपक्ष के लिए दिल्ली में कांग्रेस विचार विमर्श कर रही है, तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर बेहद जोरदार हमला किया है। गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस को बस अपना सत्ता सुख नजर आता है। जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब कोरोना अपने पीक पर था तो बीजेपी के लोगों का जो दर्द था उसको बांटने की कोशिश में लगे थे, लेकिन अब कांग्रेस के लोगों के बीच आकर इस तरह की बयानबाजी कर रही है। जोशी ने कहा कि कांग्रेस बस चाहती है कि किसी भी तरीके से उसे सत्ता का सुख मिले। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है और जनता इस बात को अच्छे से समझ चुकी है। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं, जब हालांकि मुझे इस बात को कहना नहीं चाहिए, तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेसियों की आदत है कि उन्हें सत्ता सुख भोगने की आदत है। अब केंद्र में भी सत्ता से बाहर है, यहां भी सत्ता से बाहर है, तो छटपटा रहे हैं कि इसे सत्ता आए। लेकिन उनके कारनामे जो हुए कोरोना काल के अंदर, जब पूरे लोग कोरोना से लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कोरोना पीक पे था, उनके दर्द को बांटने का काम कर रहा था, ये अपने बिलों में छिपे हुए थे। अब जब कोरोना का प्रभाव कम हुआ है तो घर से बाहर आकर बयानबाजी कर रहे हैं कि जनता, लेकिन हर चीज का आकलन करती जनता इसको देख रही है और आने वाले समय में। तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नई मंडी चौक स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर
सपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन को बेहद शांतिपूर्वक मनाया। कोरोना के कारण इस साल देश में काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस कारण सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अपनी पार्टी के लोगों से अपील की गई थी कि इस साल उनके जन्मदिन को बेहद सादगी और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड द्वारा प्रकाशित पत्रिका हमारा संकल्प समृद्धशाली स्वावलंबी समताल मूलक उत्तराखंड का विमोचन किया। अखिलेश यादव जी का 49वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में समाजवादी पार्टी इस कार्यक्रम को बहुत ही सादे तरीके से, साधारण तरीके से मना रही है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था कि मेरे जन्मदिन को कोरोना काल में जो लोग हताहत हुए हैं उनकी परेशानियों को और इस आपदा को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्वक मनाया जाए। उत्तराखंड में भी उसी कड़ी में हैंड सैनिटाइजर, मास्क, फल आदि का वितरण करके समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मोत्सव मना रही है। और साथ ही समाजवादी पार्टी उत्तराखंड का एक संकल्प पत्र हमारा संकल्प समृद्धशाली स्वावलंबी समतामूलक सिद्धांतों पर। कांग्रेस नेता दीपक जाटव के खिलाफ दर्ज मुकदमे से कांग्रेस बढ़ चुकी है। ऋषिकेश कांग्रेस की हम बात करें तो आपको बता दें कि ऋषिकेश कांग्रेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे रोड पर सरकार के खिलाफ गुस्से में पुतला फूंका। दरअसल सोशल मीडिया पर आरएसएस और प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी लिखने का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आरएसएस कार्यकर्ताओं ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वापस लेने की जिसे मांग कर रहे हैं। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की सरकार को चेतावनी दे रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर उच्च न्यायालय की रोक के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर ली है। न्यायालय आपको बता दें कि न्यायिक मामलों के जानकारों से चर्चा के बाद में अब सरकार सर्वोच्च अदालत में कभी भी याचिका दायर कर सकती है। चारधाम यात्रा पर सरकार के अगले कदम से जुड़े सवाल पर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि कैबिनेट की बैठक में सरकार विचार करे। कोर्ट के निर्देश पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट ने सभी परिस्थितियों को देखने के बाद यह फैसला लिया कि धामों में संबंधित जिलों के लोगों के लिए 1 जुलाई से यात्रा शुरू की जाएगी। यात्रा सीमित संख्या के साथ शुरू करने का फैसला किया गया। और जो बताया कि आरटीपीसीआर, एंटीजन या रैपिड टेस्ट की कंपल्सन है कि उसके नेगेटिव होने में किसी को दर्शन नहीं कराए जाएंगे। 30 पुरोहितों को वैक्सीनेट करने का निर्णय ले लिया, तो इसके बाद तो वैसे भी कोई संभावना किसी आदमी के संक्रमित होने की नहीं बनती। ऐसी स्थिति में अब हम लोगों ने उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की कवायद तो चल रही है। साथ में आपको यह भी बताते चलें कि इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। एक तरफ खुद रावत दिल्ली बीजेपी आला कमान के इस बारे में चर्चा करने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत के खिलाफ उपचुनाव में कर्नल अजय कोठियाल आपके उम्मीदवार होंगे, ये ऐलान कर दिया है और पूरी शिद्दत से चुनौती पेश की है। ये ऐलान करते हुए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और उत्तराखंड के सीएम और उनको निशाने पर भी साधा है और उनको ये भी कहा है, उनको चुनौती देते हुए कहा कि आप भी चुनावी ताल ठोकें। आपने ऐलान किया कि गंगोत्री विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के खिलाफ रिटायर्ड कर्नल कोठियाल चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव उत्तराखंड की सियासी तस्वीर बदल कर रख देगा। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने कई तरह के आरोप मुख्यमंत्री तीरथ सिंह पर लगाए हैं कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। आम आदमी पार्टी तीरथ रावत जी को चुनौती देती है कि वो गंगोत्री उपचुनाव लड़ने का साहस दिखाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ रावत अभी तक उपचुनाव लड़ने का साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए हम ये चुनौती आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देते हैं भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कि वो गंगोत्री उपचुनाव लड़ने का साहस दिखाएं और आपके इस पिछले 4.25 साल के कुशासन का अंत करने के लिए
इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल जी ताल ठोकेंगे और आपके इस कुशासन का अंत करेंगे। हमारी पार्टी द्वारा हमारे वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल जी को गंगोत्री सीट से उतारने का मकसद देवभूमि को एक नकारा सरकार और एक नकारे मुख्यमंत्री से छुटकारा दिलाना है। उत्तराखंड नवनिर्माण की शुरुआत गंगोत्री उपचुनाव से तीरथ रावत जी की के पूर्व में 218 मौतों की जानकारी सामने आई है। हेल्थ बुलेटिन में अब तक दिखाई गई बैकलॉग की मौतों की संख्या में यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस तरह अब बैकलॉग की मौतों की कुल संख्या 1210 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में बीते 24 घंटों में 1177 लोग संक्रमित मिले और 3 मरीजों की मौत हुई, जबकि 243 मरीज ठीक हुए हैं। 2101 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। अब कुल संक्रमितों की संख्या 3,40,255 हो चुकी है। वहीं 9 जिलों में संक्रमितों की संख्या 10 से कम रही। हरिद्वार जिले में 56, देहरादून में 37, नैनीताल में 25, टिहरी में 11, पिथौरागढ़ की हम बात करें तो वहां पर और उत्तरकाशी में 9, उधम सिंह नगर में 8, चंपावत और रुद्रप्रयाग में 5, पौड़ी में 4, बागेश्वर और चमोली में 3, अल्मोड़ा जिले में 2 संक्रमित मिले हैं। बीते 24 घंटे में 3 कोरोना मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि 243 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। कोविड कर्फ्यू में ढील देने के बाद धर्मनगरी में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से श्रद्धालु आने लगे हैं। सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ चुका है और इसके साथ ही श्रद्धालु हर की पौड़ी समेत अन्य घाटों पर डुबकी लगा रहे हैं। कोविड नियमों की धज्जियां उड़ रही है। पुलिस चालान की कार्रवाई करने के बजाय मास्क लगाने और शारीरिक दूरी के पालन की अपील कर रही है। कोरोना कर्फ्यू में ढील लगातार बढ़ती जा रही है। सप्ताह में एक दिन में आपको बताएं कि बाजारों को खोलने की अनुमति मिल गई है। बॉर्डर पर चेकिंग भी औपचारिकता वहां पर निभाई जा रही है। कई राज्यों में अनलॉक हो चुका है और इसके साथ ही इससे बाहरी राज्यों के लोग हरिद्वार की तरफ कूच कर रहे हैं। यात्री हर की पौड़ी, हर की पैड़ी और आसपास के घाटों पर डुबकी लगा रहे हैं। बाजारों में भीड़ नजर आने लगी है। कोरोना संक्रमण कम हुआ लेकिन खतरा टला नहीं है। बावजूद इसके यात्री शारीरिक दूरी का पालन करना तो दूर, मास्क लगाने को तैयार नहीं है। इससे संक्रमण का खतरा लगातार हरियाणा में, आपको बता दें कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमाम जो राज्य के लोग आ रहे हैं वो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं खतरा पैदा करते नजर आ रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में राजधानी के अलावा पौड़ी और नैनीताल जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। टिहरी, चंपावत और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने शुक्रवार को रेड अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार के लिए मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 48 घंटों के अंदर राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और अगले 24 घंटे के लिए राज्य के नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ बौछारें पड़ने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज और शुक्रवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी देहरादून के आसपास के इलाकों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। गैस के दामों में अचानक बढ़ोतरी को लेकर अल्मोड़ा के चौघाना पाट में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर उनका पुतला फूंका। इस दौरान नगर अध्यक्ष पूरन रोतेला ने अब कहा कि मोदी राज में आम जनता की कमर तोड़ दी है। साथ ही यह भी कहा कि 2014 से लगातार जनता महंगाई की मार झेल रही है। मोदी जी की सरकार आई है 2014 से, उस समय मनमोहन की सरकार में गैस की कीमतें थी 400 रुपया। वर्तमान में महंगाई इधर बढ़ाते गैस के मूल्य बढ़ाते आज 900-950 रुपये गैस के मूल्य बढ़ा दिए गए हैं, जिसको लेकर पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में कांग्रेस आक्रोशित है, जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रही है। आगामी 23 जुलाई से टोक्यो में आयोजित हो रहे ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए पौड़ी के कंडोलिया पार्क में चेयर फॉर इंडिया की थीम पर आधारित सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया है, जहां पर लोग अपनी सेल्फी खींचकर टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों का
उत्साहवर्धन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में स्थानीय विधायक मुकेश कोहली भी सेल्फी पॉइंट पर पहुंचे और सेल्फी खिंचवाने के लिए उन्होंने अपनी सेल्फी भी खिंचवाई। विधायक मुकेश कोहली ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सभी जिलों में इस तरीके के सेल्फी पॉइंट स्थापित किए गए हैं, जहां पर जाकर आमजन सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया में डालकर टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करेंगे। हमारे जो देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि जो 23 जुलाई को टोक्यो में जो ओलंपिक होने जा रहा है उसमें जितने भी हमारे देश के, भारत के जितने भी खिलाड़ी वहां प्रतिभाग करने जा रहे हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कैंपेन है, जो कैंपेन है चीयर फॉर इंडिया के लिए जो कैंपेन है, उस कैंपेन के लिए हम लोग उनके खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने चीयर फॉर जो ये कैंपेन है इसको शुरू किया है, पूरा देश इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेगा। और चीयर फॉर इंडिया कैंपेन में जो है कि हम सब लोग ये उम्मीद करते हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलित जिला पंचायत के 9 सदस्यों को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इंटरनेट मीडिया के जरिए अपना समर्थन दिया। वहीं मंगलवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार भी सदस्यों के साथ धरने पर बैठे। वहीं सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष की अशुद्धि बुद्धि का हवन यज्ञ किया। एसडीएम योगेंद्र सिंह ने भी सदस्यों से वार्ता की जो विफल रही। आपको बता दें कि बजट आवंटन में नियम का पालन नहीं करने समेत अलग अलग तरह की मांगों को लेकर जिला पंचायत के 9 सदस्य 13 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बसंत कुमार के समर्थन देने पर अब विवाद तेज होता नजर आए। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के सदस्यों का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर वहीं पर बसंत कुमार ने अपने आरोपों पर, उनके जो तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं उन पर सफाई देते हुए कहा कि नवीन परिहार निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ली हुई है। ये न्यूज पोर्टल है उसमें मैंने ये अभी पढ़ा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जी द्वारा कांग्रेस के जो जिला पंचायत में धरने पे बैठे हुए लोग हैं उनको समर्थन दिया। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मेरे पास नवीन परिहार जी का जो फेसबुक पे उनके द्वारा जो अपना स्टेटमेंट दिया गया वो पढ़ के सुना देता हूँ आपको मैं। और नवीन परिहार जिला पंचायत में निर्दलीय उपाध्यक्ष हैं और वह आज भी उनके द्वारा किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ली गई है। और हमारे आंदोलन को उन्होंने लिखा है, हमारे आंदोलन को आज 12 दिन होने के उपरांत भी कोई सुध लेने वाला नहीं, लोकतंत्र की हत्या का सीधा उदाहरण देखने को मिल रहा है। इस आंदोलन को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा भी समर्थन हमें मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड रोडवेज की बसें हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के लिए चलनी शुरू हो चुकी हैं। मंडल प्रबंधक संजय गुप्ता ने सभी डिपो के लिए इस संबंध में आदेश जारी किया है। आपको बताएं कि बसें 50% यात्री क्षमता के साथ चलाई जा रही हैं। परिवहन निगम की बसों का संचालन कोविड कर्फ्यू के चलते अप्रैल माह से बंद पड़ा था। लगातार निगम और सरकार बसों का अंतरराज्यीय संचालन शुरू करने की कोशिश में लगी हुई थी। इस बीच हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ ने बस संचालन की अनुमति प्रदान की है। कोविड दिशा निर्देशों के तहत 50% की क्षमता के साथ इन बसों का संचालन किया जा रहा है। परिवहन निगम के मंडल प्रबंधक संजय गुप्ता की ओर से जारी आदेश के तहत देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार से चंडीगढ़, शिमला और धर्मशाला के लिए बस का संचालन शुरू किया गया है। ये बसें पोंटा साहिब से होते हुए चलाई जा रही हैं। तो वहीं देश के सबसे टॉप के माने जाने वाले सिंगिंग एंड रियलिटी शो इंडियन आइडल के सदस्य और इंडिया वॉइस के विनर रह चुके पवनदीप राजन के चंपावत लोहाघाट उनके गृह क्षेत्र में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बताएं कि अपनी सुरीली आवाज से देश भर में दर्शकों का दिल जीतने वाले पवनदीप राजन जैसे ही अपने गृह क्षेत्र में पहुंचे तो लोगों के सहित तमाम जो संगठन थे और जनप्रतिनिधि थे वो वहां पर फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत करने के लिए पहुंचे। राजन के साथ एक टीवी शो की टीम भी
शूटिंग के लिए यहां पर आई है। स्थानीय लोगों ने शूटिंग टीम का भी जोरदार स्वागत किया और देश भर में उत्तराखंड और चंपावत सहित उनके गृह क्षेत्र लोहाघाट का नाम रोशन करने के लिए उन्हें साधुवाद दिया और उनका स्वागत किया। पवन के साथ लोहाघाट और चंपावत की वादियों में फिल्माए गए सीन इंडियन आइडल के अगले हिस्से में लोगों को दिखने को मिलेंगे। इस दौरान विधायक पूरन फर्त्याल, नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद वर्मा, नरेश राय और पूर्व जिला पंचायत सदस्य सचिन जोशी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। शिक्षा नगरी रुड़की काफी सालों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। आलम यह है कि रुड़की शहर का नेहरू स्टेडियम, जो कि शहर के बीचों बीच बना है, वो भी अब आंसू बहा रहा है। लेकिन बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम में कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं है। रुड़की नगर निगम या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि नेहरू स्टेडियम की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि रुड़की शहर के बीच में बना नेहरू स्टेडियम को खेल की दृष्टि से देखा जाए तो बेहद ही बेहतर जगह है, जो कि आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कोई भी अच्छी सुविधा अभी तक यहां पर उपलब्ध नहीं है। रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि राज्य सरकार से कई बार बजट पास हुआ और बजट भी 5 करोड़ का नगर निगम में आया था, लेकिन किन्हीं राजनीतिक कारणों के चलते स्टेडियम का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। 3 बार मैं कहता हूँ मतलब घोषणा हो चुकी है। पहले हरीश रावत जी मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, देवेंद्र रावत जी ने घोषणा करी थी और बजट भी निगम में 5 करोड़ रुपये का आया हुआ है। आज भी मैं आपको नंबर देता हूँ उसका। और उनकी राजनीतिक कारणों की वजह से सड़क को काम रुक जाता है बार बार। असल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना है यहाँ पर। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जो क्रीड़ा विभाग है वो कहते हैं कि स्टेडियम हमें हैंड ओवर करा जाए, नगर निगम कहता है कि हम अपने स्तर से काम कराएंगे। यहाँ कहीं ना कहीं बात हो जाती है, तो इसलिए वो उसका जो है उतार नहीं पा रहा है। तो आपके द्वारा क्या सबसे प्रयास ये है कि भाई कम से कम इसमें खेलने का मैदान, लोगों के बैठने की जगह, शेड और बास्केटबॉल ग्राउंड और बैडमिंटन कोर्ट वगैरह इसमें बन जाए। कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण सैकड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र की सैकड़ों लोग अब अपने घरों को लौट चुके हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में इनकी संख्या 19,000 हो चुकी है, जिसको लेकर अब लोग स्वरोजगार की ओर बढ़ने लगे हैं। मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि जनपद में 19,000 लोग लौट चुके हैं, जिनको जिला प्रशासन द्वारा अलग अलग क्षेत्र में रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें मनरेगा के माध्यम से और कई लोग कृषि उत्पादन, सौर ऊर्जा, फ्लोरिकल्चर, चाय बागवान जैसे व्यवसायों के माध्यम से लोगों को रोजगार दे रहे हैं। डॉली रेंज के अंतर्गत इस वर्ष प्रभागी वनाधिकारी के निर्देशों पर 150 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाना है, जिस पौधों में लगभग फील्ड तैयार किया जा चुका है, बीज रोपण किया जा चुका है। तो वहीं उत्तराखंड के लालकुआ तराई पूर्वी वन प्रयाग के डॉली रेंज के वन जंगल में 1 लाख से ज्यादा पौधारोपण किया जाएगा। यहां 1 लाख पौध वहां पर तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि पौध डॉली रेंज कार्यालय के पास बनी उच्च तकनीक पौधशाला में तैयार की गई है। जानकारी देते हुए डॉली रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि तराई पूर्वी वन प्रभाग में जो वहां के जो इलाके हैं, वहां पर इस तरीके से एक उच्च स्थिति में, वहां पर उच्च क्वालिटी के साथ में पौधे तैयार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वन अधिकारी के निर्देशन में डॉली रेंज कार्यालय स्थित उच्च तकनीकी पौधशाला में लगभग 1 लाख से ज्यादा पौध तैयार की गई है, जो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। उन्होंने बताया कि आगामी जुलाई अगस्त के महीने में यहां पर पौध डॉली रेंज के उन जंगलों में लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पौध से अलग अलग तरह की जो प्रजाति इसमें शामिल है, जिसमें आंवला, शीशम, सीरस, इसके साथ ही आम, अमलतास और इसके साथ बेहड़ा, जामुन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जंगल में पौध की रक्षा के लिए वनकर्मी लगाए गए हैं, जो 24 घंटे इनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।